बीमारी की जिसने बहुतों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। बीमारी का नाम है एड्स। और एड्स की फुल फॉर्म आप आई थिंक सब लोग जानते होंगे। ऐसा शायद ही कोई ऐसा तुच्छ मानव होगा जिसे एड्स की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप पहले ये जान लीजिए कि एड्स कोई बीमारी है ही नहीं। एड्स कोई बीमारी नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक इंसान रंग में काला है तो क्या ये बीमारी है? और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा गोरा है तो क्या ये बीमारी है? एक इंसान कद में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बीमारी नहीं कहेंगे इसे। बीमारी तब कहते हैं उसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, बड़ी हाइट से उसके मान लीजिए घुटने दर्द कर रहे हैं, उसके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़ कि बॉडी कंफर्ट जोन में नहीं जा रही। अगर किसी की हाइट बहुत बड़ी है, बहुत छोटी, उसके ऑर्गन सारे ठीक से काम कर, दैट इज़ ओके। वो बीमारी नहीं है, वो बॉडी का एक फीचर है। अब सब में फीचर सेम तो नहीं हो सकते ना, सब में अलग अलग फीचर होंगे। तो इसी तरह से अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो क्या ये बीमारी है? और अगर वहीं किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो क्या ये बीमारी है? नहीं, ये भी नहीं है। एड्स क्या होता है? जैसे किसी की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी होती है, तो एड्स में बस इसका उल्टा होता है कि कोई ऐसा भी होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उस वीक इम्यूनिटी से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मामला नहीं है। तो मैंने पहली बात क्या बोला कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, इसमें सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इम्यूनिटी का वीक हो जाना, स्ट्रांग हो जाना कोई बीमारी नहीं होती, बॉडी का बस एक फीचर है। जैसे कुछ लोग हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मसल के हिसाब से, कुछ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, दोनों में से कोई बीमार थोड़ी है। हाँ, बस एक स्ट्रांग है, एक वीक है, तो अपना अलग अलग जगह पे। हाँ, वो बात है कि किसी पॉइंट पे शायद ये हार जाए, जीत जाए, लेकिन बीमारी नहीं बोलेंगे इस वीक और स्ट्रांग होने को। अब एड्स की छोटी सी स्टोरी है। देखो, एड्स की ना दो तरह की थ्योरी बोली जाती है इस दुनिया के अंदर। मैं आपको दूसरी थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो बहुत कम लोग बिलीव करते हैं ऐसा, और जो फेमस थ्योरी जो बुक्स में लिखी मैं आपको पढ़ाता हूँ। इस साल तो आपको मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी वाइज जितना आपके नीट तक का है। लास्ट में मैंने बहुत फालतू पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा। किसी को अगर पढ़ना होता ना, शौक है एक्स्ट्रा पढ़ने का, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, अपलोड हो रही है उसकी। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो बताता हूँ मैं, वरना तो आपको नीड नहीं है। तो एक थ्योरी ऐसा कहती है कि एड्स आया कहाँ से। एड्स बेसिकली एक वायरस से आता है, नाम जानते हो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कहते हैं कि सबसे पहली बार ये वायरस यूएसए में पहली बार हमने HIV का पहला केस देखा था। बट ये वायरस का ओरिजिन यूएसए नहीं था, ये वायरस का ओरिजिन था अफ्रीका। आई थिंक शायद ईस्ट अफ्रीका इसका ओरिजिन था। कहते हैं वहाँ के चिंपैंजी के अंदर ये वायरस पाया जाता था। फिर क्योंकि अफ्रीकन लोग मतलब वहाँ के लोग खाया करते हैं चिंपैंजी, उनके लिए तो क्या ही चीज़ें हैं, उनके लिए तो सब कॉमन चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि वहाँ से चिंपैंजी से वायरस ह्यूमंस में आया, और हमने पहला केस अफ्रीका में नहीं देखा था इसका, यूएसए में देखा था पहला केस। और इसीलिए जब क्वेश्चन आता है कि एड्स बीमारी दुनिया को विश्व में किसने दी, तब आंसर आता है अमेरिका। भाई, जहाँ पहला केस मिलेगा बीमारी को, हम तो ओरिजिन वही मानेंगे ना, भले ही वायरस कहीं और, लेकिन मुझे जहाँ पहला केस मिला हम उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहला केस HIV का अमेरिका में आया, और उसके 10 से 12 साल बाद इंडिया में भी आ गया। और सोचो 1994 या 92 के आसपास इंडिया में आया था केस, और उस टाइम से लेके आज तक 30 साल हो चुके हैं, केस घटे नहीं है तब से, सिर्फ बढ़े हैं। अभी आपने सुना होगा टैटू आर्टिस्ट जो है वो टैटू बनाता था, तो उसके थ्रू 60 लोगों को और हो गया। अभी उड़ीसा में कोई कॉलेज था, उसमें बच्चों का टेस्ट हुआ तो उसमें 300 लोग तो HIV पॉजिटिव निकल गए। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा नॉलेज, बच्चों को नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये HIV कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं डिजीज़ बोलूँगा बट डिजीज़ नहीं है, क्योंकि चैप्टर हमारा है डिजीज़, तो मैं फ्लो में बोल दूँगा, ठीक है, बट डिजीज़ नहीं है ये। सवाल ये आता है, ये वायरस है क्या चीज़? ओरिजिन देख लिया। सवाल है लाइफ साइकिल, ये ह्यूमन बॉडी में करता क्या है। दूसरा, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, यानी बीमारी फैलती कैसे। थर्ड, क्या इसका कोई क्योर है? अगर है तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जिस वायरस की बात करेंगे उस वायरस का नाम है HIV। HIV में आप एक लाइन याद रखिएगा, ये एक रेट्रो वायरस है। चलो एक चीज़ आप और सीख लीजिए, अगर कोई बीमारी हमें RNA वायरस से हो रही है और कोई बीमारी हमें DNA वाले वायरस से हो रही है, तो जिस वायरस से हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत है वो कौन सा वायरस है?
आरएनए वायरस। इसका रीज़न दो क्यों? हमें आरएनए वायरस से इतना डरने की ज़रूरत क्या है? हाँ, याद है आरएनए और डीएनए में से आरएनए लेस स्टेबल था, आरएनए जल्दी चेंज हो सकता है। अब किसी वायरस की पहचान उसके जेनेटिक मटेरियल से होती है, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया तो वायरस चेंज हो गया। अब एक वायरस जो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, एक वायरस जो वही है, दोनों में से मारना किसको आसान है? जो वही का वही है, चेंज नहीं हो रहा। इसलिए रेट्रो वायरस को मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। और मज़े की बात ये भी क्या है, रेट्रो वायरस HIV जो है ना, HIV के अंदर मैं बनाऊँ उसका डायग्राम। मान लीजिए ये वायरस HIV में इसके पास 2 RNA पाए जाते हैं। ये दोनों RNA क्या है? SS RNA। और कितनी कॉपी है इसकी? 2 कॉपी पाई जाती हैं SS RNA की। नीट का क्वेश्चन है, 4 साल पहले का आया था कि बच्चे से याद तो कर गए कि सर ने पढ़ा HIV वायरस क्या है, बेसिकली RNA वायरस है। पहली चीज़ याद नहीं करके गए कि SS RNA था, और नेचर में SS ही मिलता है, DS तो बहुत रेयर मिलता है। दूसरी चीज़, SS RNA कितनी कॉपी हैं? 2 कॉपी हैं। और HIV जो है ना, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में किसी फ्लूइड के कांटेक्ट के थ्रू आता है। यानी अगर मैं बात करूं इसके मोड ऑफ स्प्रेड की, तो मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ इन्फेक्शन जो इसका होता है वो बॉडी के फ्लूइड का कांटेक्ट होता है। अब फ्लूइड कांटेक्ट से मेरा मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और हो गया शेयर्ड यूटेंसिल्स, स्पेलिंग यही ना। और मान लीजिए कोई कॉमन कुछ भी समथिंग लाइक ब्लेड वगैरह हो गया, बताता हूँ क्या है। और हाँ, ऑब्वियस बात है सेक्स तो है ही, क्योंकि STD है तो सेक्स से तो कॉमन है ही। सबसे पहली चीज़, लोगों यहाँ पे ये नहीं पता होता कि सेक्स के अलावा और भी तरीके होते फैलने के। तो आओ बताता हूँ कि बीमारी कैसे फैलती है। क्योंकि जब ये केस आया, मान लीजिए किसी को एड्स मिला, HIV मिला, तो वो इंसान एड्स से नहीं मरता, वो मर जाता शर्म से। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। और फिर भी लोग मेरे बारे में गंदा सोचे। हाँ हाँ, अरे जिसको होता भाई वो बोल नहीं पाता, वो मर जाता शर्म से ही। एड्स तो बहुत बाद में मारेगा। अब यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मान लीजिए उनकी बॉडी में HIV वायरस है और उनको पता ही नहीं है उनकी बॉडी में वायरस है, और वो पहुंच गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने, डॉक्टर ने भी चेक नहीं किया, उसको लगा कि हाँ ठीक है, अब उसने बताया भी नहीं। अब हुआ क्या, उसका ब्लड जिस पर्सन की बॉडी में जाएगा उसको हो जाएगा HIV। पहला रीज़न तो ये कम होता है, क्योंकि डॉक्टर पहले चेक कर लेता है, टेस्ट कर लेता है, बट फिर भी एक आध केस मान लेते हैं। और एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लड शेयर्ड यूटेंसिल्स में, मतलब कॉमन चीज़ें, जैसे कई बार जो ड्रग्स लोग लेते हैं ना, ये जिस सिरिंज से लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वही सिरिंज 20 लोग लगा रहे होते हैं, सेम सिरिंज। अब नशेड़ी हैं, काम तो पता ही है इनका, ड्रग्स लेंगे, देन रेलेट एरिया में जाएंगे, देन अपने जो भी इनका सेक्स क्वाइटस है करेंगे, देन अपना घर आ जाएंगे। अब होता क्या है कि इतने एजुकेटेड ये होते तो बात ही क्या होती। तो ये गए रेलेट एरिया में, वैसे तो कॉन्डम्स जो है मैंडेटरी रखे जाते हैं, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मान लीजिए कि किसी एक ड्रग एडिक्ट ने कॉन्डम यूज़ नहीं किया, और लेट्स सपोज किसी एक लेडी को उसमें STD था, और हो सकता है वहीं पे तो है, ज़्यादा मेन सोर्स तो वहीं से आती बीमारियाँ, वहाँ से इस ड्रग एडिक्ट को फैली। अब जब भी अगले दिन इंजेक्शन से अपने आप को ड्रग लगाएगा, और वही कॉमन इंजेक्शन जब ब्लड में जाएगा, तो ब्लड के वायरस उस इंजेक्शन में आ जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि सर पानी से साफ़ कर देंगे, बॉइल्ड वाटर से किल कर देंगे, तो ये ऐसे नहीं मरते हैं, देखो ठीक है। तो अब वही कॉमन सिरिंज जब अगले 10 लोग लगाएंगे, इन 10 को एड्स हो जाएगा, आई मीन HIV। फिर 10 ये मान लीजिए कोई एक जाता है किसी और अपने रिलेटिव आता है, वहाँ पे फीमेल को नहीं था HIV, बट इसने उसको HIV कर दिया। आप सोचो उस फीमेल से फिर कितने को होगा HIV, यानी ये चैन ऐसे बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, उसमें से एक आपका ये सब चीज़ आती है। जैसे डॉक्टर जो है ना, हर बार जब भी सुई लगाता है वो सुई चेंज कर देता है, वो पुरानी यूज़ नहीं करता कि नहीं डॉक्टर साहब ख़राब थोड़ी है, अब यूज़ कर ही लो, वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं कर रहा है। जब आप जाते हो, जैसे नेहा कभी जाती हो बार्बर के पास शेविंग के लिए, तो नेहा बात का ध्यान रख लियो, कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि जो घर में कर लेती है फावड़े से, फावड़े से ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि
सारे मेल और लड़के। हाँ, तो बार्बर की शॉप पे मान के चल लेते हैं कि एक पेशेंट आया और उसको पता ही नहीं है एचआईवी वायरस की बॉडी में है, गलती से उस तरह उसके लग गया और उसका ब्लड है ना जो है ना लहू मुँह लग गया, लहू लग गया उसके उस तरह के मुंह पे लग गया। अब उसने क्या किया, साफ़ किया और अगला बंदा मान लेते हैं, अगला कोई नेहा जैसा इंसान आ गया। उसने बोला कि हे मनुष्य, आप अपना ब्लेड क्यों बर्बाद कर रहे हैं, कृपया पुराने वाले ब्लेड को यूज़ कर लीजिए ना। वो तो अच्छी चीज़ सोच रहा था कि यार अब जब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन की ब्लेड बनाते हो सारी की सारी इसकी धार खत्म होगी, लेकिन यह है पागल। पता है आपको, जब भी नाई जब भी आपसे जो चार्ज बोलता है, मान लीजिए 100 रुपये 150 रुपये से अगर बोला आपसे शेव करने के लिए, उसमें वो अपने ब्लेड का चार्ज पहले ही जोड़ लेता है। और जोड़ता होता कितना है, ब्लेड अगर 2 या 5 रुपये का आता होगा जोड़ेगा 30 रुपये, वो 2-5 जोड़ता 30 रुपये, आपसे 5-6 गुना पैसा लेता है ब्लेड का भी। एंड जस्ट इमेजिन कि आप इतने दयावान बन गए, आपने कहा ब्लेड मत कर चेंज, वो भी कह रहा कितना गधा इंसान है, ब्लेड से 6 टाइम ज़्यादा चार्ज ले भी रहा हूँ और ब्लेड भी नहीं करवा रहा चेंज। इससे दिक्कत पता है क्या है, वो जब दोबारा अगले किसी पर्सन जब शेव कर रहा होगा और गलती से उसके भी कट लग गया, तो ब्लेड में तो वायरस था ही, इसके भी आ गया। अब ये हैरान हो जाएगा, मान लीजिए 4 साल बाद बीमारी आती है तो ये हैरान कि यार मैं तो साधु पुरुष आदमी हूँ, मैं तो प्रेमानंद महाराज जी का फ़ैन हूँ, ये सब कैसे हो गया। अब इसको पता ही नहीं ना कि इसमें गलती इसकी नहीं है, ये जहाँ पे गया था ना, जो उसने कॉमन जो यूज़ किया औजार, ये दिक्कत दे गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी आप जानो तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना यूज़ करो जो किसी की स्किन पे लग रही हो, आप बिल्कुल ना करें। और जहाँ पर ब्लड के एक्सचेंज होने के चांस ज़्यादा हों, भाई सावधान रहो उस केस में। ऐसे हुए हैं केस कि और बताओ अगले की गलती क्या थी बेचारे की। और मैं कह रहा हूँ, खैर वो तो नहीं बोलता नाई से कि मत कर चेंज, कई बार नाई नहीं कर रहा होता, तो कई बार तो वो अगला बंदा तो कह रहा करो, लेकिन वो नहीं कर रहा था। अब अगला भी बोलता नहीं, ठीक है यार छोड़, क्या बोलूँ मैं, पैसे कम दे दूंगा। भाई नहीं, पैसे ज़्यादा ले, लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत पहले आती है। अच्छा, कई बार ये कॉमन ब्लेड यूटेंसिल हो गया, सेक्स हो गया, तो ये कॉमन तरीके हैं जिससे बीमारी फैलती है। अब सवाल है क्या होता है, जैसे ही फ्लूइड्स के थ्रू वायरस बॉडी में आया, तो सुनो अब क्या काम होता है। एचआईवी वायरस बॉडी में आने के बाद एक सेल को ढूंढता है, जिस सेल का नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है, मैक्रोफेज। पता हमें कई बार बाहर वालों से दिक्कत नहीं है, वो तो पता है ही गैर, वो तो हमें आए बर्बाद करने के लिए, लेकिन दिक्कत जब है जब अपना ही कोई हमें बर्बाद करने पर तुल जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, अपना है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मतलब क्या ही करोगे, अपना ही तो है। ये लाइन तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नहीं, ये लाइन इस सेल के लिए। मैक्रोफेज हमारा खुद का सेल है, WBC, और वायरस हमारा सेल नहीं है। ये जब बॉडी में आता है तो मैक्रोफेज में जाकर ये अपना आरएनए छोड़ देता है। नेहा अब बता क्या होगा इसका बाद। एसएसआरएनए डीएनए में चेंज होगा, और डीएनए में जब चेंज होगा तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वायरस का डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, सही अच्छी से लोकेशन देख के। मान लीजिए ये रहा मैक्रोफेज का डीएनए, और यहाँ पर बीच में वायरस ने अपना डीएनए लगा दिया। सोचो, आपको पता है कि अगर किसी भी जगह में आपको अपना इम्पैक्ट लंबे समय तक रखना है तो वहाँ पे आपको एक सोर्स छोड़ देना होता है, जो लगातार प्रोडक्शन करता रहे आपके जैसे विचार वाले लोगों की। सोर्स बहुत ज़रूरी है। वायरस को समझ में आ गया कि मैं नंबर में 1 हूँ, मैं कब तक बॉडी में रहूँगा इस इंसान की, तो उसने क्या किया, अपने आरएनए को डीएनए में चेंज किया और डीएनए को हमारे मैक्रोफेज के डीएनए में जोड़ दिया, और हमारे मैक्रोफेज को एहसास दिलाया कि ये डीएनए मेरा नहीं है, तुम्हारा ही तो डीएनए है। उसने कहा अच्छा हाँ यार हमारा ही डीएनए है। ये वैसा सा है कि हमारे भारत में बाहर से कोई पाकिस्तानी आके रहने लग गया, कोई टेररिस्ट है, और हमारे बीच रहकर कुछ दिनों में घुल मिल गया और हमें प्रिटेंड कर रहा है कि वो हमारे देश का ही नागरिक है, लेकिन कायदे से वो अपने देश के लिए ही काम कर रहा है। और अब यहाँ पर सुनना क्या होगा, ये जो डीएनए है ये आगे चल के जो आरएनए बनाएगा, जो बच्चे पैदा करेगा, वो बच्चे इस सेल के डीएनए थोड़ी काम करेंगे, वो इस डीएनए के लिए काम करेंगे जिससे बने हैं। और डीएनए किसका है, वायरस का। तो ये आरएनए भी किसके लिए बनेगा, काम करेगा सिर्फ वायरस के लिए। सेल सोचो, सेल में है, सेल की हेल्प से पैदा हो रहा, और सेल के लिए काम नहीं कर रहा।
तो ये बने क्या, वायरल आरएनए। अब ये वायरल आरएनए कहते हैं, हम क्या करें, तब ये आरएनए जो मैक्रोफेज से बाहर निकलते हैं तो एक वायरस में तब्दील हो जाते हैं। सोचो अगर एक सेल ने ऐसे 1000 आरएनए प्रोड्यूस करे हैं वायरस के, तो ये सेल 1000 वायरस प्रोड्यूस करने वाला है। सोचो वायरस कितना आया था, 1, और यहाँ से निकले कितने, 1000। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैक्रोफेज हमारी बॉडी के लिए वायरस के फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। हमारी बॉडी को वायरस बना बना के दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहा ना, हमारे अपने दुश्मन हो गए। यानी जिस सेल को हमने भेजा था कि तू जाके वायरस को मार, वो ही अब वायरस का गढ़ बन चुका है। यानी हमारी बॉडी को HIV वायरस कौन प्रोड्यूस करके देता है? मैक्रोफेज प्रोड्यूस करके देता है। जस्ट इमेजिन, इसको वायरस के फैक्ट्री बोलते हैं हमारे लिए। यानी अगर किसी पर्सन की बॉडी से मैक्रोफेज को निकाल दिया जाए ना, उसको HIV होगा ही नहीं कभी। सोचो, क्योंकि HIV करवा कौन रहा है? हमारे खुद का सेल। और अगर आपने मैक्रोफेज को मार दिया तो पता है क्या, जब मैक्रोफेज के होने से जो प्रॉब्लम थी वो ना होने से और बढ़ जाएगी। बताता हूँ कैसे। जो ये वायरस बने हैं ये पहुँच जाते हैं एक नए लिम्फोसाइट्स के पास, जिसका नाम है T लिम्फोसाइट्स, और T लिम्फोसाइट को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सोचो आपकी बॉडी में T लिम्फोसाइट के नंबर ख़त्म हो रहे हैं, यानी मैक्रोफेज में इनकी पैदाइश हो रही है और ख़त्म कर रहे हैं T लिम्फोसाइट को। और एक टाइम बाद जब आपकी बॉडी में T लिम्फोसाइट रहेगा ही नहीं, तो सुनो क्या काम होता है। आपकी बॉडी में ना B लिम्फोसाइट एक, मान के चलो नेहा टाइप पर्सन है, वो बलवान पहलवान ऐसा सा, और T लिम्फोसाइट है दर्श जैसा, कमज़ोर गरीब ऐसा सा। ये कमजोर गरीब कहाँ से दिख रहा है? जो ग्रुप में मैसेज किया था इसने गरीबो, हाँ। अब है क्या, मान लेते हैं कि इसमें बाहुबल नहीं है, इसमें पूरे मोहल्ले का बाहुबल है इस लड़की में। अब ये चाहता है, मान लेते हैं इसके सामने कोई दुश्मन आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, अब वो तो कुछ करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, नेहा को गाइड करता है, नेहा देख इसको ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है। यानी वो दिमाग है और वो मतलब बल है, मतलब उसमें शक्ति है। तो वो T लिम्फोसाइट है, और वो कौन है, B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट B की हेल्प करता है टू किल द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी बॉडी में आया है। अगर T को बीच में से हटा दिया जाए तो B लिम्फोसाइट का सपोर्टर तो गया, तो B की एफिशिएंसी भी घट जाएगी। इन शॉर्ट पूरी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इसीलिए जब इसमें T लिम्फोसाइट के नंबर गिरते हैं तो इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि सुनो क्या होता है। चलो आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी दवाई क्या काम करती। मान लेते कि नेहा की शादी किसी ट्रक वाले से हो जाती है, आई विश हो जाए मेरी पूरी अरे पागल बहुत कमाएगी वो, एक है यूट्यूबर भी है कोई जिसने घर भी बना लिया पूरा। हाँ, और क्या चाहिए, बढ़िया ट्रक में घूमेगी, लोहे की गाड़ी वैसे ठुक भी कोई दिक्कत नहीं है, लोहा तो वैसे ठीक हो जाता है ना, तो बढ़िया है। और नेहा को भी नेचर काफ़ी पसंद है, इसने कहा कि मैं भी सर की तरह दुनिया घूमूंगी। अब ये निकल जाती है पहाड़ों पे ट्रक में घूमने के लिए, लेकिन हुआ क्या, इंक्लाइन पे मान लेते इसका ट्रक फंस जाता है किसी गड्ढे में। अब इसका ओजी कहता है, एजी ओजी चलता है इंडिया में, कहते एजी जरा धक्का लगा दोगे, तो अब जैसी ये है धक्का लगा भी सकती है, ट्रक से उतरती है और ट्रक पे सोचो इंक्लाइन ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रक ऊपर की दिशा में है, अभी धक्का लगा रही, लेकिन इसका ओजी सो गया। अब मुझे बताइए ट्रक का इंजन ऑफ है, ओजी को जगाने के लिए आप बैठे हो गए। क्या ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ट्रक को इंक्लाइन चढ़ा देगी? भाई भरोसा भी नहीं है, क्या तो चढ़ा भी दे बट फिलहाल के लिए नहीं चढ़ा सकती। अब इसे गुस्सा आएगा कि यार मैं इतनी मेहनत करूँ, ये सो रहा है। तो ये गई, उसने इसको प्यार से जो भी 2-4 लात मारे, तो उड़ना ही उड़ रहा, और वो उठा, फिर उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। अब जब इसने ट्रक को धक्का लगा, ट्रक बाहर निकल गया। अब इसमें कवि कहना क्या चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि ट्रक वालों से शादी करो तो पहाड़ों में मत जाओ। और कभी दूसरी बात क्या कहता है, ट्रक मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी है, समझना, और जो इंजन है वो हमारी इम्यूनिटी है, और जो गड्ढे में गाड़ी गई है इसका मतलब हम बीमार पड़ गए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उस बीमारी से निकलने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही होती है। अब मान लीजिए किसी बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को 100% इम्यूनिटी की ज़रूरत है,
लेकिन बॉडी उसके सामने 98% तक का जोर लगा रही है, 2% की कमी आ रही है। और जब तक वो 2% नहीं आएगा हम उस बीमारी या प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं सकते। तो करे क्या? तब हमें बाहर से किसी की हेल्प चाहिए होती है। अब वो हेल्प जानते हो क्या है? वो हेल्प है मेडिसिन, दवाई। दवाई जब आपकी बॉडी में आती है, इम्यूनिटी से कहती है भाई देख ऐसा है, 2% हेल्प मैं कर दूंगा, लेकिन 2 से ज़्यादा मेरे से उम्मीद मत करियो। इम्यूनिटी क्या बोलता है? भाई 98 तो मैं कर ही रहा हूँ, तो 2 कर दे बस। जैसे मेडिसिन खाई, 2% 98 से मिली, पूरा 100% हुआ और हमारी बीमारी ख़त्म। वहाँ पे जैसे ये है, ये वहाँ पे मेडिसिन का काम कर रही थी, ये सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सिर्फ सोचो कि इसके दम पे वो बीमारी निकल जाए, ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रक का इंजन ऑन है, इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑन है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑन है तो मेडिसिन आपको ठीक कर भी देगी। लेकिन अगर आपने ट्रक का इंजन बंद कर रखा है, यानी आपने इम्यूनिटी को ही बंद कर रखा है, तो दवाई कभी 100% तो आपको ठीक कर सकती नहीं, वो मैक्सिमम 2%, 5%, 10% कर सकती है ना। अब आपने इम्यूनिटी कर रखी 0, वो 10% भी क्या कर लेगा? तो मेडिसिन भी आपकी बॉडी में तब तक काम करती है जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काम कर रही होती है। अकेली मेडिसिन आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। अब एड्स में क्या हुआ? टी लिम्फोसाइट कम हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई। अब एक बार जरा इनका केस सोचो हमारे साथ। हम जब कभी रोड पे जाते हैं तो पता है, जब वो घर जाओगे ना, आपको रास्ते में ऐसे लाखों बैक्टीरिया मिलेंगे जो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी सबको मार देती है। अब अगर यही एक एड्स वाला पेशेंट घर जाए तो वो जब बॉडी में बैक्टीरिया आएगा तो क्योंकि इसकी इम्यूनिटी नहीं है, ये उससे जीत ही नहीं पाएगा। और अगर जीत नहीं पाएगा तो सामने वाला हावी होगा, और सामने वाला हावी होगा तो उसे क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएंगी। अब सोचो कॉमन कोल्ड, लेट्स सपोज मुझे हुआ, कॉमन कोल्ड किसी HIV पेशेंट को भी हुआ। मेरी बॉडी में कॉमन कोल्ड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी काम कर रही है, 1% दवाई से आ गया मैं ठीक। उसकी बॉडी में क्या है? दवाई तो दी, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी 0 चल रही है, अब 1% उसको ठीक कर ही नहीं पा रही। सोचो दवाई से वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो पता है एड्स से आज तक कोई नहीं मरा, एक सिंगल पेशेंट नहीं मरा आज तक एड्स से। एड्स होने के बाद जो उसको बीमारी होती है उससे उसकी डेथ होती है। मान लेते हैं किसी को एड्स हुआ तो उसको कॉमन कोल्ड हुआ, इसकी डेथ का कारण कॉमन कोल्ड आएगा। किसी एक पेशेंट एड्स पेशेंट को मलेरिया हो गया, उसकी डेथ का कारण मलेरिया आएगा। किसी एड्स पेशेंट को डेंगू हो गया, उसकी डेथ का कारण डेंगू हो गया, मतलब डेथ हो गया। और अब किसी एक को नॉर्मल फीवर हो गया, उसकी डेथ का कारण फीवर हो गया। सोचो नॉर्मल सा फीवर भी जान ले जाता है इनकी, लेकिन हमें नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी काम कर रही होती है। तो कभी आपको लगे ना कि यार दवाई पे जाना पड़ रहा है तो हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है भाई। दवाई भी 100% काम कभी नहीं करती है, दवाई भी 2, 4, 10% तक काम करती है, और बाकी जो बचता है ना 80-90% वो है साइड इफ़ेक्ट। आप जब किस डॉक्टर के पास जाओगे ना अगली बार और उससे पूछोगे कि डॉक्टर साहब जो आप दवाई लिख के दे रहे हो इसके आपने अच्छे फ़ायदे गिने, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है? उसका जवाब नो बिल्कुल नहीं आएगा, यस आएगा, क्लियर यस आएगा कि जितनी दवाइयाँ लिखी हैं सब के साइड इफ़ेक्ट है, सब के साइड इफ़ेक्ट है। तभी वो आपको एक पर्टिकुलर डोज लिख के देता है। उसे पता है कि ये दवाई इतनी देनी है, ज़्यादा दिया तो ये किससे परेशान हो जाएगा? साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होता है? भैया पैरासीटामोल देना, 2 गोली खाएंगे बुखार जल्दी ख़त्म होगा। हमारे हिसाब से ऐसा होता है, ज़्यादा मेडिसिन यानी तगड़ा असर, और ऐसा कोई लेवल नहीं है। हर एक बॉडी के हिसाब से डोज डिसाइड होते हैं कि इसके हिसाब से इतनी डोज चलेगी दवाई की। बोलिए पता लगे एड्स वाले लोग ठीक ही नहीं होते। और एड्स वाले पेशेंट, अच्छा फुल फॉर्म पढ़ो मालूम पड़ जाएगा नाम क्यों। एक्वायर्ड क्या होता है? बर्थ के बाद जो आपको नेचर से मिले दैट इज एक्वायर्ड। इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी कमी सिंड्रोम आया है। सिम्टम्स का अगर बॉडी एकदम से बहुत सारे सिम्टम्स लिया है, इसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे नॉर्मली जब हमें कोई बीमारी होती है 1 या 2 सिम्टम आते हैं, सर स्टमक एक हो रहा है, सर हेड एक हो रहा है, सर फीवर आ रहा है, 2-4 सिम्टम। लेकिन जब एड्स किसी को होता है ना तो 20 से 30 सिम्टम बॉडी में एकदम से आ जाते हैं। अब इतने सिम्टम से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जो सिंड्रोम है। जैसे मान के चलो जॉइंट पेन, भागोगे थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। डिसयूरिनेशन यानी यूरिन बॉडी के बाहर निकलते बहुत ज़्यादा पेन और दर्द देगा। एंड सेम टाइम पे बॉडी में सबसे मेन जो सिम्टम है इसका वो है सडन वेट लॉस। इसमें इंसान का जो वेट है 5 to 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। अगर किसी का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा कम टाइम के अंदर अपने आप हुआ है
एक होता है घर पे पड़े हो तो बात अलग है, तो आप नॉर्मल लाइफ आप खा भी सब कुछ रहे हो लेकिन तब भी वेट ड्रॉप होता जा रहा है, दैट मीन्स एक मेजर साइन है किसका, एड्स का। और भाई देखो इसके इलाज की बात करी जाए, एड्स का इलाज कोई है ही नहीं। अच्छा, HIV पॉजिटिव एंड एड्स ये दो अलग चीज़ें होती हैं। मैंने आपको शायद पता नहीं पहले पढ़ा ही नहीं पढ़ाया, एक आता है इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जिस दिन आता है उस दिन कभी सिम्टम शो नहीं करता, उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद वो आपकी बॉडी में सिम्टम लाता है बीमारियों के। तो जिस दिन बैक्टीरिया वायरस की आपकी बॉडी में एंट्री हुई और जिस दिन उसकी बीमारी का पहला सिम्टम आया, इस टाइम के बीच के, इस टाइम के गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस के लिए 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, यानी आज अगर मेरी बॉडी में कोरोना वायरस आएगा तो इसका पहला लक्षण मुझे 14 दिन बाद दिखेगा, तभी उसमें 2 हफ्ते का हम क्या कर रहे थे, क्वारंटीन। अगर उसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 दिन का होता तो हम 30 दिन रोकते, क्योंकि देखो ना बॉडी में सिम्टम पहले दिन क्यों आएगा, उसे पता नंबर मेरे कम है भाई, मैं अटैक करूंगा इसकी इम्यूनिटी मुझे तबाह कर देगी, तो वो पहले ना कुछ दिन रुक कर अपने नंबर बढ़ाता है और ताकत इतनी करता है कि जब वो हम पर अटैक करे और हम उसको अगर मार भी दे तो बैकअप वो रेडी रखता है ऑलरेडी, इसीलिए उसको टाइम चाहिए होता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसमें किसी की बॉडी में वायरस आया, मतलब आज आ गया, ठीक है, 2034 में इसका पहला सिम्टम आएगा। और सोचो उस इंसान को क्या लगेगा कि यार मैं तो कहीं गया भी नहीं हाल ही फिलहाल में, जबकि ये 10 साल पहले का केस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल, 6 साल, 10 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अब इसमें दिक्कत सुनो क्या आती है। अब 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड है, मान लीजिए 2024 में ये वायरस किसी की बॉडी में आ जाता है। अब 2026 में क्या हुआ, ऐसी 100 लोग बैठे हुए थे, टीवी पे ऐड चल रही थी कि HIV का टेस्ट करा लीजिए। अब आप ये सोच लीजिए, ये सब कह रहे कि यार हमें सिम्टम तो है नहीं, हम तो ठीक हैं, हम क्यों कराएं टेस्ट HIV का। आपको पता है HIV का टेस्ट सिर्फ वो करा तो ठीक होते हैं, क्योंकि जिसमें सिम्टम आ गया वो तो कंफर्म हो ही गया ना एड्स है, उसमें क्या टेस्ट कराओगे भाई। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100 नॉर्मल लोग हैं, और ये ऐसा आप कर भी सकते हो, बुध विहार में जितने लोग हैं अभी माने सारे नॉर्मल है, सब कुछ, सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 100 का आप HIV टेस्ट कराओगे ना, अगर मान लीजिए 10,000 लोग हैं, गारंटेड 10 या 20 केस तो आपको HIV के मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे। लेकिन जिनकी बॉडी वायरस मिलेंगे, अगर आप उनसे अभी भी लोगे और उनको बोलोगे कि तुम्हारी बॉडी में वायरस है क्या, पागल है क्या, मेरी भी इम्यूनिटी तेरी जैसी बिल्कुल ठीक है भाई। तो सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ, 24 है यानी 34 में बीमारी आएगी, ठीक है। अब सोचो 26 में इंसान रैंडमली टेस्ट कराने पहुंच गया, टेस्ट करा लेते हैं भाई क्या है, और टेस्ट में आया HIV पॉजिटिव। अब वो पेशेंट कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब पागल हो गया, मुझे सिम्टम ही नहीं है, मेरे को एड्स है ही नहीं। वो कह रहा मैंने कब कहा तेरे को एड्स है भाई, मैंने कहा HIV पॉजिटिव है। कहा दोनों सेम तो होते, कह रहा नहीं दोनों अलग अलग होते हैं। HIV पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में HIV वायरस है बट अभी इनएक्टिव स्टेज में है, अभी आपको उसने एड्स नहीं किया, और फ्यूचर में चल के ये जिस दिन जागेगा आपको सुला देगा, मतलब आपको एड्स कर देगा। तो जिस पर्सन की बॉडी में HIV वायरस हो और स्टिल उसे कोई सिम्टम ना हो और नॉर्मल हो, ऐसे पर्सन को HIV पॉजिटिव कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन वही चीज़ बताता हूँ आपको, अगर 10 लोगों में HIV वायरस है तो पहली बात इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उनमें HIV एक्टिव होगा, क्या पता कई बार तो होता भी नहीं एक्टिव, ऐसे पढ़ाता है पूरी जिंदगी वायरस। अब मैं आप सोचूं 10 लोगों में HIV वायरस है, 10 लोगों में नहीं है, भविष्य में इन दोनों में से किसको एड्स होगा, जिनकी बॉडी में वायरस है। जिसके में है ही नहीं उसे तो कभी होना ही नहीं है भाई, जिसके में है क्या पता भविष्य में ये वायरस जैसे ही एक्टिव हुए, लो जी क्या आ गया, एड्स। यानी HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट को भविष्य में क्या हो जाता है, एड्स। यानी अगर हम अभी टेस्ट कराएंगे ना, अभी हम लोग कराएंगे, तो हमारे टेस्ट में किसी का टेस्ट एड्स नहीं है, हम सब में से अगर टेस्ट किसी का आएगा तो आएगा HIV पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा, एड्स का आएगा ही नहीं, कोई सिम्टम है ही नहीं है किसी की बॉडी में भी। क्या हाँ कह सकता है कि बॉडी में वायरस है लेकिन स्टिल बीमारी नहीं हो उसे, बट फ्यूचर में होने के चांसेस है उसके।
और जो हमने आज तक इलाज किया ना लोगों का, वो इलाज हमने HIV पॉजिटिव का किया है। हमने एड्स का आज तक इलाज छोड़ किया। सोचो वायरस अभी एक्टिव स्टेज में है ही नहीं, तो आप मार सकते हो वायरस को, लेकिन वायरस अपनी एक्टिव स्टेज में आ गया, आप मार नहीं सकते, क्योंकि आपको वायरस को मारने के लिए अपनी बॉडी के सेल्स को मारना पड़ेगा। अब अपनी बॉडी को मार रहे तो फिर क्या फ़ायदा ठीक करने का अपने आप को। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि हमारे पास HIV का इलाज है, और वो भी ऐसा नहीं बहुत मेजर स्केल पे करा जाता है। एक दवाई देते हैं AZT, एजिडोथायमिडीन। उसका काम सिर्फ इतना है, RNA को DNA बनने से रोक देता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देता है, जिससे वायरस स्प्रेड नहीं हो पाता है। बाकी इसके लिए आता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गवर्नमेंट इसलिए कहती है यूज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि मेनली सेक्स के थ्रू ही फैलता है। ये तो बहुत कम होता है ये, हाँ ये वाला अभी तो देखा ही है अभी तो, जब कुछ अनपढ़ लोग होते हैं। अब देखो आप भी जानते हो टैटू आर्टिस्ट वाले में क्या हुआ था, वो जैसे मान लीजिए कि अब टैटू आर्टिस्ट में टैटू आर्टिस्ट में क्या होता है, जो टैटू आर्टिस्ट जो टैटू बनाते हैं वो जिस नीडल का इस्तेमाल करते हैं वो स्किन के अंदर तक जाती है, ब्लड के कांटेक्ट में आती है हमेशा वो। तो उसने किसी पे टैटू बनाया होगा जिसको एड्स HIV रहा होगा, सॉरी एड्स तो नहीं बोलेंगे HIV, क्योंकि एड्स रहा होता उसे खुद पता होता, वो खुद नहीं आता है ना, HIV जिनको पता नहीं होता। अब उसने लगाया हुआ है जो भी उसकी मशीन है, तो ब्लड के कांटेक्ट में आई और उस मशीन के अंदर वायरस आ गया। अब जितने भी उसके बाद के लोग हैं उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे सबको क्या क्या मिलता चला गया, HIV मिलता चला गया। न ऐसे होते ही नहीं है भाई, तुम उसको डाल दो बॉइल्ड वाटर के अंदर, नहीं मरते भाई ऐसे ही। वायरस बैक्टीरिया है, वो नहीं है कि जो आप नॉर्मल पानी। आपको क्या लगता है कि आप घर जाते हो या आपने हैंड वॉश कर लिया बैक्टीरिया मर गए? अच्छा आप लोगों ने हैंड वॉश का इस्तेमाल किया अपने हाथ को साफ़ करने के लिए, राइट, उससे भी 99% बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना। कई बार तो हम ग्लास ऐसे धो रहे थे पानी में, उसमें सोचो कितना होगा, उसमें कौन सा शैम्पू लगाया, कौन सा आपने हैंड वॉश कुछ लगाया नहीं, उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे। तो बैक्टीरिया ऐसे नहीं जाते भाई, एक तय आता है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ से माइक्रोब ख़त्म कर देते हैं, उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, पता नहीं एसिड गर्म पानी क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसे नहीं मरते बैक्टीरिया। क्या आपने और पता आपको आपके घर के अंदर, आपको पूरे घर के अंदर सबसे गंदी जगह कौन सी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे? गैस करो। स्पॉन्ज हो गया एक, और जो आप गेट का जो नॉब या हैंडल जो उसके होल्ड करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वो बहुतों के कांटेक्ट में आ रहा होता है। इवन उससे एक बार ज़रा सा आपकी टॉयलेट से ज़्यादा साफ़ होगी, ज़्यादा बेटर होगी। क्यों? उसमें आप हर एक कदम फ्लश तो करते हो। क्या आप हैंडल जो होता है डोर का, जैसे ही आप उसको होल्ड करते हो तुरंत स्प्रे मारते हो उस पर? कभी नहीं करते। सबसे ज़्यादा बीमार पड़ने का चांस वो जो सबके कांटेक्ट में आ रहा है, जिस पे आप कभी बार बार सफाई नहीं कर रहे। तो हम ना हमेशा ही बीमार होने के कगार पे रहते हैं, वो ऑल थैंक्स टू इम्यूनिटी, जिससे हम बच जाते हैं। इसीलिए एड्स वाले बच नहीं पाते, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक है। और भैया जितना भी नेचर में भरा पड़ा बैक्टीरिया, अब कहाँ तक बचेंगे ये। और हाँ एक बात और, इनके साथ बैठने से, हाथ मिलाने से ये एड्स नहीं फैलता। सो अगर कभी किसी को तो उसका ऐसा फील ना कराएं कि भाई तू अछूत है, ऐसा नहीं, बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा नज़दीकियाँ भी ना बढ़ाएं, नहीं फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। बंद करिए।